नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका फेवरेट टेलीविजन डिबेट शो दो टूक 10 बजे ही प्रसारित होता है। और हम आपसे लगातार ये वायदा करते रहे हैं कि हमेशा की तरह हम हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले, हमारे तेवर वही हैं। राहुल गांधी के कुछ शब्दों को आपने अक्सर सुना होगा। एटम बम, हाइड्रोजन बम, वोट चोरी, लोकतंत्र मर गया, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, संविधान बचाना है, जाति जाति जाति, और ऐसे कितने ही शब्द उनके मुंह से आपने सुने होंगे। लेकिन राहुल गांधी की जो डिक्शनरी है, राहुल गांधी की डिक्शनरी में अब एक शब्द और जुड़ गया है और वो शब्द है जेन जी। जी हां, जनरेशन जी जो है राहुल गांधी की डिक्शनरी में एक ये नया शब्द जुड़ा है और कल रात से ही राहुल गांधी की डिक्शनरी में इस शब्द की एंट्री हुई है। लेकिन ये जो शब्द आया है ये कोई मामूली बात नहीं है। ये शब्द उनकी डिक्शनरी में ऐसे मौके पर आया है जब पूरी दुनिया में नेपाल में जेन जी ने जो किया उसकी चर्चा हो रही है। नेपाल में यह चर्चा हो रही है कि दरअसल वहां पर जेन जी जो था उसने वहां पर रक्त रंजित क्रांति की और वहां पर तख्ता पलट दिया। तो राहुल गांधी के ट्वीट के बाद अब बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब राहुल गांधी अपने ट्वीट में और अपनी शब्दावली में जेन जी का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या उनका मकसद भारत को उसी तरह से नेपाल की तरह अराजकता पर ले जाना है? आज दो टूक में इसकी चर्चा जरूरी है, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की जो याददाश्त होती है वो बहुत कमजोर होती है। हम बहुत जल्दी पुरानी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन ये मत भूलिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि जेन जी का राहुल गांधी की शब्दावली में आना एक खतरा है, उसमें यह मत भूलिए कि राहुल गांधी इस तरह के खतरे पहले भी कई बार खड़े करते रहे हैं। ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी अब एक नई टूल किट लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस एक नई टूल किट लेकर आ रही है और इस टूल किट में सिर्फ नेपाल नहीं है, सिर्फ नेपाल में तख्ता पलट नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की इस टूल किट में पाकिस्तान भी है। क्योंकि जब राहुल गांधी जेन जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसके कुछ घंटे बाद राहुल गांधी का गुरु जिनको माना जाता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो मुझे घर जैसा लगता है और भारत को विदेश नीति का पाठ पढ़ाते हैं कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। तो ये जो नई टूल किट है, जो एटम बम और हाइड्रोजन बम के बीच में आई है, आज दो टूक में इस टूल किट पर चर्चा करेंगे। और मेरा आज का शीर्षक, नेपाल पाकिस्तान जेन जी वाला नया प्लान। ये समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी ये जो जेन जी की बात करते हैं, ये उनका कौन सा नया प्लान है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, ये कौन सी नई टूल किट है। ये उनका ट्वीट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। तो ये जो वोट चोरी वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला वोट चोरी का जो नैरेटिव था, क्या ये उठ नहीं पा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी इसमें अब तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। तो क्या राहुल गांधी अब, क्योंकि चुनाव हारे हैं, इसलिए नेपाल जैसी अराजकता के सहारे हैं? दो टूक में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस खबर के मुख्य बिंदुओं को समझ लीजिए। इस खबर के मुख्य बिंदु क्या है? खबरदार में मैं आपको इस खबर के मुख्य बिंदु एक एक करके समझाता हूं। खबरदार देखिए, मेरा आज का खबरदार आ रहा है इस पूरी खबर में, क्योंकि इस खबर के कई पहलू हैं। जो कुछ हुआ है, बड़े इंटरेस्टिंग आज डेवलपमेंट हुई हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, कुछ खतरनाक डेवलपमेंट भी हैं, उनको समझिए। चुनाव हारे तो नेपाल मॉडल के सहारे राहुल गांधी के जेन जी वाले ट्वीट का यही अर्थ निकाला जा रहा है कि अचानक से उनकी शब्दावली में जेन जी आ जाता है, अचानक से उनकी डिक्शनरी में शब्द की एंट्री होती है। राहुल 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। क्या इसीलिए जेन जी से भारत में
तख्ता पलट की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जिस तरह से नेपाल में हुआ उस तरह से यहां भी कुछ हो जाए, क्योंकि वैसे तो हमें सत्ता मिल नहीं रही है, जनता बार बार चुनाव हरवा रही है। लेकिन आज दिल्ली में डूसू, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनावों में जेन जी ने राहुल गांधी समर्थक एनएसयूआई को हरा दिया। तो राहुल गांधी ने कल कहा था और आज ही ऐसा लगता है कि दिल्ली, और दिल्ली क्या यूं कहना चाहिए देश के जेन जी ने अपना एक फैसला सुना दिया, क्योंकि डूसू चुनावों में एनएसयूआई को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। डूसू की 4 में से 3 सीटें राष्ट्रवादी संगठन एबीवीपी ने जीत ली हैं। 4 में से 3 सीटें एबीवीपी ने जीती हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूं, डूसू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश भर के स्टूडेंट्स आते हैं, इसलिए ये एक तरह का कहा जा सकता है रेफरेंडम जो है पूरे देश का रेफरेंडम है। डूसू की 4 में से 3 सीटें एबीवीपी ने जीती हैं। इस बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल के करीबी सैम पित्रोदा ने आज पाकिस्तान की फिर से तारीफ कर दी। सैम पित्रोदा पहले भी तारीफ कर चुके हैं, मणिशंकर अय्यर पहले तारीफ कर चुके हैं, कांग्रेस के कई नेता, और उधर पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी की तारीफ होती रहती है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको भी समझना जरूरी है। जिस तरह से सैम पित्रोदा ने आज राहुल गांधी जो है तारीफ करी है पाकिस्तान की। आज ही कांग्रेस पर एक और बम फूटा, जो आतंकी यासीन मलिक का कबूलनामा है। आतंकी यासीन मलिक आपको याद होगा, जिसने भारत के एयरफोर्स के 4 अधिकारियों की हत्या की थी कश्मीर में, और खुलेआम घूमता था यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार में, लेकिन अभी वो जेल में बंद है और उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है, और इसीलिए मैंने कहा एक बड़ा बम फूटा है। यासीन मलिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार के इशारे पर 2006 में वो हाफिज सईद से मिला था, और हाफिज सईद से बातचीत का रास्ता जो है मनमोहन सिंह सरकार ने और सोनिया गांधी की तरफ से जो कुछ उनको मैसेज हुआ, उससे जो है ये कोशिश की गई कि किस तरह से हाफिज सईद के साथ बातचीत का रास्ता खोला जाए। ये उस वक्त की नीति बताती है सरकार की। तो भारत को नेपाल बनाने और पाकिस्तान आतंकवादियों पर प्यार लुटाने वाली इस नीति को क्या नाम देंगे, दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुनिए राहुल गांधी के कुछ बयान, आपको जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं मैं लोकतंत्र बचाने में मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो उनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की नहीं है, लेकिन जेन जी से अराजकता फैलाने की क्या उनकी जिम्मेदारी है, यही सवाल आज हम पूछेंगे। पहले सुनिए राहुल गांधी को और बीजेपी के पलटवार को, सैम पित्रोदा को भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए और उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो। गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं, और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जलने, जलाने, मार काट, नफरत ये बातें करती है। हमें इनकी ये बेलूल जूल की बातों से कोई डर नहीं लगता है। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism, and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food, okay? So I must learn to live with them. राहुल गांधी के करीबी सैम पिट्रोडा पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं। याद करिए, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था he wants to fight the Indian state. वो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। मतलब आतंकियों के साथ में इश्क ये लड़ाना चाहते हैं, आतंकी पाकिस्तान को अपना घर ये कहते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत देश प्रेम नहीं, आतंकी पाकिस्तान प्रेम है। आज जो देश की हालत है, अगर नया जनरेशन नहीं खड़ा होगा तो ये तो जो जिस
दिशा में हम जा रहे हैं वो देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जेएनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेएनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। तो आपने तमाम बयान सुने और आज की डिबेट, आज की चर्चा को शुरू करते हैं। नेपाल पाकिस्तान जेनजी वाला क्या है नया प्लान, इसी पे चर्चा करेंगे। 4 मेहमान आज मेरे साथ जुड़ेंगे डिबेट में, लेकिन फिलहाल आपकी मुलाकात एक 5वीं मेहमान से भी करवाऊंगा। मेरे साथ जो 4 मेहमान है बता दूं, प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अखिलेश कटियार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ रमनीश वत्सुले हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन मेरे 5वीं मेहमान आज बहुत खास मेहमान है, दीपिका झा जुड़ चुकी हैं। दीपिका झा, जिनके लिए प्रदीप भंडारी तालियां बजा रहे हैं। दीपिका झा आज एबीवीपी की जो बड़ी जीत हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर 4,500 वोटों से जीती हैं। और आज क्योंकि जेनजी पे डिबेट है और मैंने कहा कि डूसू ने आज राहुल गांधी के ट्वीट के बाद जेनजी का फैसला आज सुना दिया, तो इसीलिए दीपिका मेरे साथ है। दीपिका भाई, राहुल गांधी तो जेनजी से उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे, वोट चोरी के खिलाफ लड़ेंगे, क्या कहेंगे आप जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जेनजी के वोटों से डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीती हैं, तो आप क्या कहेंगी इस जेनजी वाले पूरे फॉर्मूले पर? पहले आपको बधाई भी दे दूं, माफ कीजिएगा बधाई आपको नहीं दी, बधाई भी दे दूं। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने समय समय पे मीडिया ने हमारा पूरा साथ दिया है, उसके लिए मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जेनजी वाले पे मैं जरूर बोलना चाहूंगी, आप आज अध्यक्ष पद पर जो हमारा भाई जीता है वो 16,000 के मार्जिन से जीता है। और ये जेनजी जनरेशन ने साबित कर दिया है कि कैसे हम लोग भारत माता की जय बोलने वाले नेताओं को, समाज सेवियों को प्यार करते। जी दीपिका, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है, जरा इसको ठीक करिए जल्दी से। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एबीवीपी ने एक अपने प्रेस रिलीज जारी करी है इस जीत के बाद, और उसमें लिखा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की हार है और भारत का जो जेनजी है वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है, ये डूसू चुनाव का परिणाम बताता है। जी दीपिका। जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कैसे आप देख सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनके मुंह पे एक ऐसा तमाचा मारा है कि 16,000 के मार्जिन से दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर से भगवा का परचम लहराया है। और कैसे जेनजी जनरेशन ने एक ऐसे संगठन को चुना है जो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, ऐसे संगठन को प्यार किया है। तो आज हम लोगों के सामने रिजल्ट है, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जेनजी जनरेशन, आने वाली बीटा जनरेशन भी, मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेगी और ऐसे जनरेशन को सपोर्ट करेगी जो लेकिन भारत के लिए लड़ना चाहते हैं। दीपिका, ये जेनजी के एस्पिरेशंस क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बार बार एक अभी हमने सुना तारिक अनवर कांग्रेस के नेता, वो भी कह रहे थे देश ऐसी दिशा में जा रहा है, वैसी दिशा में जा रहा है, इसलिए युवाओं को तो कुछ करना पड़ेगा। तो जेनजी के एस्पिरेशंस क्या है जिनको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं? बिल्कुल विवेकानंद जैसे लोगों को चुनता है। हमने देखा कैसे विवेकानंद जी के जो आदर्शों पे चल रहा है, उस आदर्शों पे चलने वाले छात्र संगठन को चुना दिल्ली विश्वविद्यालय ने। हमारी इंस्पिरेशन ये है और जेनजी की इंस्पिरेशन भी यही है, जो विवेकानंद जी के विचारधाराओं पे चल रहा है, विवेकानंद जी के सपनों को आज के समय में वो पूरा करने के लिए उसके लिए लड़ रहा है। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी जो शिकागो में जाकर पूरी दुनिया से कहते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
वो ये नहीं कहते कि सड़कों पर निकल के जो है रक्त रंजित क्रांति कीजिए, तख्ता पलट दीजिए और जो है वोट चोरी हो रही है। इन सबसे अलग है। बहरहाल शुक्रिया दीपिका, आपका साउंड में भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आपका मैसेज बड़ा, मैं कहता हूं जेन जी का जो मैसेज था वो बड़ा क्लियर है। दूसरे चुनाव से जो मैसेज आया उसको देश को समझना चाहिए। राहुल गांधी अगर चाहते हैं कि जेन जी जो है नेपाल की तरह सड़कों पर निकलकर भारत की संसद जलाए, तो भारत का जेन जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो है राष्ट्र को निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो, इसी सोच के साथ आगे बढ़ता है। शुक्रिया दीपिका आपका। दीपिका जहां हमारे साथ जुड़ी थी, और मैं बाकी चारों मेहमानों के पास आता हूं। और प्रदीप भंडारी और तहसीन पूनावाला, मैं चाहता हूं दोनों को आमने सामने लाएं और आज की डिबेट को शुरू करें। जी, तो सबसे पहले प्रदीप भंडारी और तहसीन पूनावाला को लाइए। 1.5 मिनट में आप दोनों को देता हूं। और हाँ, तहसीन पूनावाला के पास ही मैं जा रहा हूँ। तहसीन पूनावाला, पहले विपक्ष को यह मौका नहीं, तहसीन जी आपकी अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए हम तो बड़े दिल वाले हैं, हम विपक्ष को पहले मौका देते हैं, इसलिए मेरा ऑडियो ऑन है। अब आपका ऑडियो आ रहा है। आपके 1.5 मिनट, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी के इस ट्वीट के क्या मायने हैं? क्या चाह रहे हैं वो जेन जी से कि नेपाल, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, पहली बार राहुल गांधी की डिक्शनरी में, उनकी शब्दावली में शब्द आया है, नेपाल के बैकग्राउंड में आया। ये अपने आप में बहुत खतरनाक एक संकेत है। अशोक जी, अव्वल तो आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। दीपिका है नहीं, लेकिन उसको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगी। 2 या 3 चीज, जेनजी शब्द बहुत आम शब्द है, सब लोग यूज करते हैं, राहुल जी यूज करते हैं। राहुल जी का मैंने वो ट्वीट पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुद्दा क्यों बना, क्योंकि जेनजी का कर्तव्य है कि भारत के लोकतांत्रिक प्रोसेस में वो हिस्सा ले, और लोकतांत्रिक प्रोसेस में हिस्सा लेके सरकार को अकाउंटेबल रखने के अलग अलग रास्ते। एक है आपके जैसे टेलीविजन डिबेट्स, एक है सोशल मीडिया पर पोस्ट करते, एक है अगर आप गांधीयन तरीके से आप किसी चीज का विरोध करें तो उसमें कोई गलत चीज नहीं, जेनजी का ये कर्तव्य है। जहां तक दूसरे 2 विषय आपने उठाया था, एक विषय था उस आतंकवादी यासीन मलिक का, क्योंकि बीजेपी एक ही पन्ना पड़ी होगी उस एफिडेविट का जो 2022 में दिया हुआ था। उसी एफिडेविट में लिखा हुआ है कि उस आतंकवादी को पासपोर्ट आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अरेंज करके दिया था। उसी एफिडेविट में लिखा है किस तरह से वो अजीत डोवल जी को ब्रीफ करते थे। तो बीजेपी आधी चीज उठाना बंद करे, और एक स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उन पर आरोप ना लगाए। वरना यह भी कहा जाता था क्या यासीन मलिक के साथ अजीत डोवल जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी डील करते। सवाल सिर्फ इतना है कि जेनजी का यह कर्तव्य है कि आज पॉलिटिक्स में वो ज्यादा अवेयर हो। राहुल गांधी जी वही बता रहे हो, जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे वो जेनजी तक ले जाने का उनका कर्तव्य है, और जेनजी को भी इस मुद्दा उठाना चाहिए। इसी के साथ शांतिपूर्वक तरीके से वो बात उठाए, लोकतांत्रिक तरीके से। यही राहुल गांधी जी बोल रहे थे, कहीं उन्होंने कोई हिंसा का जिक्र नहीं किया। अगर हिंसा बीजेपी के मनसा में है तो बीजेपी के मन में सिर्फ हिंसा करती, इसलिए बीजेपी इस ट्वीट का इस तरह से मायने उठाता है। जल्दी से एक कमेंट, फिर जो है प्रदीप अपनी बात रखेंगे। ये बम फोड़ना रोज रोज ये हिंसा नहीं तो कौन सा सत्याग्रह है कि आज एटम बम फूटेगा, कल एच बम फूटेगा, परसों न्यूट्रॉन बम फूटेगा। ये कौन सी, ये बम फोड़ना कौन सा गांधीवादी विचारधारा है, ये मुझे नहीं पता। एक मिनट, मैं फिर दोबारा आपको मौका दूंगा। मैं तो अपने कमेंट्स आपको रख रहा हूं। और दूसरी बात, आपने बड़े सहूलियत के साथ जो है सैम पित्रोदा के बयान को आपने दबा दिया। कोई बात नहीं, मैं आऊंगा प्रदीप भंडारी, आऊंगा प्रदीप भंडारी, आपके 1.5 मिनट। वो कह रहे हैं कि भाई जेन जी को इसमें क्यों बुरा लगा। वो चाहते हैं कि वोट चोरी जैसे इश्यू को लड़ने के लिए जेन जी आएगा, डेमोक्रेसी को बचाने जेन जी तो आएगा। अशोक जी, पहले तो दीपिका और पूरा का पूरे एबीवीपी परिवार, राष्ट्रभक्त जो छात्र संगठन है, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि उन्होंने इस तरीके से सही जेन जी की लीडरशिप एबीवीपी कर रही है। मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं अशोक जी, आप एक राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं, क्या कभी भी आप आतंकी मुल्क पाकिस्तान को अपना घर कहेंगे? एक व्यक्ति का घर एक ही होता है। जितने करीबी तहसीन पूनावाला रॉबर्ट वाड्रा के हैं, उतने ही करीबी सैम पित्रोदा जो है राहुल गांधी के हैं, और सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु कहे जाते हैं। और गुरु राहुल गांधी के ने कहा कि उनको आतंकी मुल्क पाकिस्तान उनका घर दिखता है, और ये तब कहा जब पहलगाम आतंकवादी हमला सब जानते पाकिस्तान ने किया। उसके बाद हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। कुछ ही दिन पहले शाहिद अफरीदी राहुल गांधी का महिमा मंडन कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा कांग्रेस और पाकिस्तान एक स्वर बोलती है? जब इनकी सरकार थी तो हाफिज सईद कह रहा था कि मेरी पाकिस्तान के कांग्रेस के साथ में गुफ्तगू हो रही थी।
क्या आप मुझे पिछले 3 महीने में एक बार ऐसा स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि जो राहुल ने बोला और पाकिस्तान ने बोला वो सेम नहीं है? हमेशा ऐसा होता है, इसीलिए इन दोनों के अंदर एकजुटता है। और ये एक तरफ इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं, एक तरफ भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने ओपनली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था पूर्व में, ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहते हैं। तो भारत में आग लगाओ और पाकिस्तान में अपना घर बनाओ, ये इनकी आतंक परस्त सोच है। दूसरी बात, यासीन मलिक को जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। कांग्रेसियों ने तो फोन अ फ्रेंड एक आतंकवादी और दूसरे आतंकवादी में करा। हाफिज सईद आतंकवादी, यासीन मलिक आतंकवादी, उन दोनों के बीच में फोन अ फ्रेंड का काम सोनिया गांधी जी के कहने पे कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही थी। ओके, आपके तो क्या ये राष्ट्रभक्ति है? आपके 1.5 मिनट, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, फिर मैं तहसीन जी के पास जाऊंगा। काउंटर क्वेश्चन वही है जो 3 पूछिए आप। हाँ, नहीं, मैं काउंटर क्वेश्चन मेरा सीधा सा है कि अगर जेन जी को ये कहा जा रहा है कि भाई वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आए, तो उसमें आपत्ति क्यों है? उसको लेकर बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों हो जाती है? इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी की मंशा हिंदुस्तान के स्टेट, ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट की है। और 24 घंटे पहले राहुल ने बोला था मैं लोकतंत्र बचाने का काम नहीं कर रहा। तो जो व्यक्ति लोकतंत्र बचाने का काम नहीं कर रहा, जो हिंदुस्तान के स्टेट से लड़ना चाहता है, उसकी मंशा तो अराजक है। क्योंकि अगर उसकी मंशा अराजक नहीं होती तो क्या वो कहता कि इंडियन स्टेट से लड़ना चाहता है? अशोक जी, आप कभी कहेंगे कि आप भारतीय स्टेट से लड़ना चाहेंगे? कोई भी भारतवासी कहेगा? नहीं कहेगा। और इसीलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि हर कांग्रेस का नेता पाकिस्तान के पक्ष में बात करता है और राहुल गांधी उसका खंडन नहीं करते। तो इनकी मंशा ये है, इनका चरित्र, चाल चरित्र पैटर्न ये है। और इसका टिपिंग पॉइंट क्या है? अभी रीसेंट एग्जांपल जेन जी का तो नेपाल रहा है ना। उसके पहले कि आपने राहुल गांधी के किसी भी स्टेटमेंट में जेन जी शब्द का प्रयोग करते हुए देखा? इनको चिढ़ इस बात से कि आज देश का युवा प्रधानमंत्री मोदी जी का 2014-1924 में जेन डी की बात कर रहा है, जेन डेवलपमेंट की बात कर रहा है और डायनेस्टी को रिजेक्ट कर चुका। ओके, तहसीन पूनावाला, जेन डी, जेन जी नहीं। और ये बात ठीक है, राहुल गांधी का इसके पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने इस शब्द को, अचानक से नेपाल के बाद हमारे लिए तो इस्तेमाल असली करते हैं। जेन जी तहसीन पूनेवाला है, परंतु राहुल गांधी तहसीन पूनेवाला को जेन जी नहीं समझते। रिने भाई, मैं जेन मिलेनियल हूँ, मैं नहीं हूँ जेन जी। मैं उम्र में बड़ा हूँ। बट नहीं, बट देखिए, राहुल जी का ट्वीट मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि इसमें पार्टिसिपेट, देश के लोकतांत्रिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब भाजपा को जेन जी से इतना डर क्यों है कि अगर वो पार्टिसिपेट कर देगी तो भाजपा को लगता है हिंसा होगा? क्योंकि भाजपा के मन में हिंसा भरी हुई है। दूसरी बात, प्रदीप भाई ने सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन ये बोलना भूल गए कि यासीन मलिक को अगर सोनिया जी फोन अ फ्रेंड कर रही थी तो अटल जी पासपोर्ट काहे दे रहे थे? अजीत डोवल जी काहे उनसे ब्रीफिंग ले रहे थे? ये बोलना भी भूल गए प्रदीप भाई कि आतंकवादियों को बिजनेस क्लास के अंदर क्यों छोड़ते आए। देखिए, हर प्रधानमंत्री और हर एनएसए कोशिश करता है कि कोई ना कोई कार्रवाई हो। कभी भी मैंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना नहीं की कि वो क्यों पाकिस्तान गए बिना इन्विटेशन के आए, बिना नतीजे के। कभी भी मैं प्रधानमंत्री जी की आलोचना की नहीं की कि उन्होंने आईएसआई को क्यों बुलाया पुलवामा में। हर प्रधानमंत्री कोशिश करता है अपने अपने हिसाब से और इतिहास उनको जज करता है। लेकिन एक स्वर्गवासी प्रधानमंत्री का एक एफिडेविट के बारे में, एक आतंकवादी का एफिडेविट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना, उसमें से एक चीज लेना, ये बात पर बात नहीं करना कि अटल जी ने पासपोर्ट दिया। काय दिया अटल जी ने पासपोर्ट उसको? अटल जी से कोई बातचीत करते? काय गया अडवाणी जी सजदा क्यों करते? कहा कि सबसे सेक्युलर जिन्ना साहब। तो ये चीजें भाजपा को शोभा नहीं देती। अब मैं लास्ट चीज के ऊपर आता हूं। मैं मानता हूं इसे कहीं नहीं था, मैं तो आपके शो पे कहने वाला था कि सैम पिट्रोडा अखंड भारत की बात कर रहे, लेकिन ठीक है, सीरियस डिस्कशन है आपका, तो मैं इसको डिफ्लेक्ट नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल मानता हूं कि सैम पिट्रोडा जैसे लोगों पर कांग्रेस को अब कहना चाहिए उन पर कि बात ना करे। जहां माइक देते कुछ भी बोल देते और उसमें राहुल गांधी का नुकसान होता है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूं। मैं हफ्ते में 2 बार हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करता हूं और उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि सैम पिट्रोडा, मनीशंकर ये सब इस तरह की बातें करते हैं। मैंने ट्वीट भी किया, सैम पिट्रोडा तो जाकी है, मनीशंकर अभी बाकी है। और मैंने ये प्रेडिक्शन किया था, मेरे साथ लालू जी की बेटी थी, हम एक ट्विटर स्पेस में थे, तब कहा था कि बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। इनको नहीं समझ में आता, क्या करें ऐसे लोग। प्रदीप रिस्पॉन्ड करें। बहुत पीड़ा हुई कि तहसीन पूनेवाला जी जितने समझदार व्यक्ति ने आज इस देश के युवा का अपमान किया, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को जेन जी से डर है। अशोक श्रीवास्तव जी, दुनिया के लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अगर युवाओं का पार्टिसिपेशन कहीं है तो भारत के अंदर है।
2014, 19 और 24 में युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है और 50% से ज्यादा युवा वोट भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को डेवलपमेंट, वही तो कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, वही तो उनका आरोप है। इनकी तो जो चारा चोर है, जो नेशनल हेराल्ड चोर है, तो उनको सब कुछ आसपास चोरी दिखेगा भाई। इनको घुसपैठियों को बचाने के लिए देश के नागरिकों को चोर बोल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, युवा को चोर बोलेंगे, गरीब को चोर बोलेंगे, ओबीसी को चोर बोलेंगे, मुझे चोर बोलेंगे, आपको चोर बोलेंगे, हर भारतवासी को चोर बोलेंगे, पर पाकिस्तान को अपना घर कहेंगे। आप बताइए, हिंदुस्तान को अपना घर नहीं कहा। अब तहसीन पूनेवाला जी सुनिए क्या सच्चाई चल रही है। जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में काउंसिल के 42 में से 23 सीट्स पे भारत एबीवीपी जीतता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत जो है वो हासिल होती है। इसके साथ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी अध्यक्ष पद पर जीतती है। और अब डीयू जो मेल्टिंग पॉट ऑफ छात्र राजनीति कहा जाता है, वहां 4 में से 3 पद एबीवीपी को मिलते हैं। मतलब युवा जेनजी आपको राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा है, पर बनारस में काहे हारे की तरफ घुमाने की प्रयास कर रहे हैं। काहे ऐसे कर रहे हैं? बनारस के छात्र चुनाव में क्यों शर्म आनी चाहिए। अभी तक इन्होंने, तहसीन पूनेवाला ने यह तक नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है कि सैम पिट्रोडा, राहुल गांधी, सब के सब लोग पाकिस्तान के पक्ष में बात करते हैं। ये बोले सैम पिट्रोडा, सुनिए 10 सेकंड, इन्हें बोला सैम पिट्रोडा कोई व्यक्ति नहीं है। याद है 2024 के पहले तहसीन पूनेवाला जी के मित्र जयराम रमेश ने क्या दिखावटी बात करी थी। हम सैम पिट्रोडा के बयान से अग्री नहीं करते। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वापस से सैम पिट्रोडा को रीइंस्टेट किया कि नहीं किया? एग्जैक्टली, क्या बात कर रहे हैं? ये भूलना नहीं चाहिए, सैम पित्रोदा कोई भी नेता नहीं है, राहुल गांधी के गुरु है। एग्जैक्टली 2024 के चुनाव में उन्होंने बयान दिया कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चीन के जैसे दिखते हैं और साथ साथ जो है दक्षिण भारत के लोग जो है वो अफ्रीकन दिखते हैं और वो कांग्रेस को डैमेज होगा ये सोचकर उनको कुछ समय के लिए दिखावे के लिए निकाल दिया गया। लेकिन चुनाव होने के बाद वो आज फिर से जो है ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, देखिए ये कहना कि ये राहुल गांधी का बयान जी जेन जी को लेकर बड़ा ये नॉर्मल बयान था, नॉर्मल बयान नहीं था। और अखिलेश कटियार जी, मैं इसी के साथ आपके पास आ रहा हूं ये सारे तथ्य जनता के बीच रखकर, क्योंकि मैंने फिर शुरू में कहा हम लोग भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। देखिए दिल्ली में, और ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी जो है और कांग्रेस का पूरा जो टूल किट है वो देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। याद कीजिए जब 2014 के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को लगता था कि 2019 में तो हम आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 5 साल बाद चले गए फिर आ जाएंगे, अटल जी को जैसे हराया था। लेकिन 2019 के बाद क्या हुआ? 2019 में जब कांग्रेस हारी तो उसके बाद क्या क्या कैसे देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की गई। याद कीजिए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली हुई, उसमें सोनिया गांधी ने कहा यह डू और डाई का सवाल है, डू और डाई, करो या मरो, ये सोनिया गांधी ने कहा। और राहुल गांधी ने कहा अब भी जो घरों में बैठा रहेगा वो कायर होगा, निकलिए सड़कों पर निकलिए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर दंगा हुआ और दिल्ली में करीब 50 से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए। ये पहला आपका मैं उदाहरण बता रहा हूं। उसके बाद जो तमाम आंदोलन हुए, चाहे कृषि आंदोलन हुआ, पेगासस हुआ, हिंडनबर्ग हुआ, उस सब में किस तरह की कोशिश की। और याद करिए राहुल गांधी ने क्या कहा था ब्रिटेन में जाकर कहा था कि भारत के अंदर मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की जरूरत है। तो क्या राहुल गांधी ये जो मिट्टी का तेल छिड़का हुआ था उसकी चिंगारी दिखाने के लिए वो जाकर डोनाल्ड लू से मिलते हैं? कौन है ये डोनाल्ड लू? ये डोनाल्ड लू वो है जिसने बांग्लादेश में और जिसने इसके साथ साथ और श्रीलंका में तख्ता पलट की जो है साजिश रची थी। तख्ता पलट के पीछे इसी डोनाल्ड लू का हाथ बताया जाता है। और राहुल गांधी मिट्टी का तेल छिड़कने वाले बयान के बाद जाकर डोनाल्ड लू से मिलते हैं। क्या मकसद था? उसके बाद आप देखिए जब बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है तो राहुल गांधी के एक गुपचुप मीटिंग होती है जो अखबारों में आई, अभी तक इसकी स्वीकारोक्ति कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। तारिक रहमान नाम के एक आदमी से राहुल गांधी गुपचुप ब्रिटेन में मिलते हैं। और ये तारिक रहमान कौन है? ये खालिदा जिया का बेटा है। और जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ तब यह बताया जा रहा था, ये मेरे पास रिपोर्ट्स है कि जो रिपोर्ट्स है वो खुफिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि खालिदा जिया का बेटा आईएसआई जो है उस सब ने मिल करके
बाकायदा बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था ताकि बांग्लादेश में एक पाकिस्तान समर्थक सरकार बन सके। इस तख्ता पलट के पीछे भी तो इसका हाथ बताया गया तारिक रहमान का, और यही तारिक रहमान के साथ राहुल गांधी की गुपचुप मीटिंग होती है। और जब श्रीलंका में तख्ता पलट होता है तब राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं भारत भी एक दिन श्रीलंका बनेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था भी श्रीलंका के रास्ते पर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का जेन ज़ी का बयान जो है, आप इसको सिर्फ अकेले में मत देखें, इसके पीछे पूरे बैकग्राउंड को समझे। मिट्टी का तेल, सड़कों पर निकलो, ये करो वो करो, वही आह्वान पूरा का पूरा है। और इसीलिए राहुल गांधी का जो ये स्टेटमेंट है ये खतरनाक है। अखिलेश कटियार जी बोलिए, क्या कहेंगे सर आप? जी अशोक जी, आपने बहुत लंबे विस्तार में बताया, और हम और समाजवादी लोग किसी भी लिहाज से, किसी भी विचार से हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। लेकिन लोहिया जी एक बात कहा करते थे, अगर संसद सूनी होगी, अगर सड़कें सूनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आपने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भंडारी जी ने बहुत विस्तार से पाकिस्तान को लेकर बताया, और पाकिस्तान के साथ पिछले हम 75, 60, 70 सालों से लगातार जिस तरीके का रिश्ता अशोक जी ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं कहते कि आपको पाकिस्तान प्रोटोकॉल के बगैर नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब हमारे यहाँ उनके मोदी जी के शपथ ग्रहण में भी आते हैं, वो सब मुद्दे अलग हैं। लेकिन इस समय इस देश के जो पिछले 10 साल से जो हालात हैं, आपने किसानों की भी जिक्र किया, किसानों के साथ जो संवाद हुआ और किस तरीके से ये लड़ाई आगे तक बढ़ी, जो पर्चा लीक होने के बाद जो छात्रों ने आंदोलन किया उस पे कैसे लाठियां चली, बेरोजगारी का जो हाल है इस समय अशोक जी देश में, गरीब और अमीर के बीच की खाई किस कदर बढ़ी है, देश के संसाधन कितने बुरी तरीके से अमीरों के कुछ 10% लोगों के पास इकट्ठे हो गए हैं। क्या ये देश में सही रास्ते पे है लोकतंत्र हमारा? क्या ये लोकतंत्र ऐसे ही जवान होगा? अगर ये सब मुद्दों पे संवाद नहीं होगा, अगर इन मुद्दों पे ठीक से काम नहीं किया जाएगा, आपने इलेक्शन कमीशन को कर दिया कि ठीक है जी, वो कहते हैं हम आपको वीडियोग्राफी नहीं देंगे, हम डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं देंगे, हम अब नागरिकता का भी सवाल करने लगे। एक सवाल पूछूं आपसे, आपने कहा सड़कें सूनी, आपने कहा सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा होगी। सड़कें सूनी किस संदर्भ में कहा, जरा स्पष्ट होकर बताइए। नहीं, हम ये चाहते हैं कि सर बहुत गहरी बात है। आप लोग ये मुहावरा बार बार राम मनोहर लोहिया जी के हवाले से आप लोग दे देते हैं। मैं आज ये जानना चाहता हूं इसकी गहराई क्या, सड़कें सूनी होंगी आज भारत के संदर्भ में इसका क्या मायने है जब आप लोग बार बार कहते हैं? जरा इसका अर्थ समझाइए। आप बोलने दीजिए, मैं सबका अर्थ समझाता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? शिक्षित हो, संगठित हो। सुनिए सर, नहीं, अखिलेश जी सुनिए, एक मिनट, ना मैं इधर उधर नहीं जाने दूंगा। अखिलेश जी इधर उधर नहीं, अब पहले राम मनोहर लोहिया को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर भाई, फिर मैं अंबेडकर जी को बात कर लूंगा। पहले राम मनोहर लोहिया जी को क्लियर कर दीजिए, पहले क्लियर कर दीजिए कि आज वो कैसे संदर्भ में, किस संदर्भ में है कि सड़कें सूनी है, बताइए जरा। जब आप अपने हक और अधिकार, हाँ, शिक्षा और रोजगार, मताधिकार, वोट, अगर इन सब चीजों पे डकैती होगी तो क्या मानते आप आंदोलन? सुनिए अखिलेश कटियार जी, सुनिए, मैं बताता हूं, आप सुनिए एक मिनट, मैं आपको जानकारी देता हूं। सुनिए, मैं आपको जानकारी, आप सुनिए ना अखिलेश कटियार जी, मैंने आपको रोका नहीं ना, मैंने आपको रोका नहीं, आपने कह दिया, सुनिए तो सही। सर सुनने का मादा रखिए, सर सुनने का मादा रखिए, इधर सुनने का मादा रखिए। आपने जो तमाम चीजें कही ना कि भारत में असमानता, समानता, ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी प्रदीप जी इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों का एक झूठ आज बेनकाब कर रहा हूं देश के सामने। ये जो आप लोग कहते हैं ना सड़कें सूनी, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, इस देश में जो है लोकतंत्र नहीं है, इस देश में जनता को, एक मिनट, आवाज बंद करिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपने जो कहा मैंने सुना, अब आपको सुनना पड़ेगा, आवाज बंद करिए अखिलेश जी की, सुनना पड़ेगा अखिलेश जी, सुनना पड़ेगा, बहुत कड़वी बात है और आज देश को सुनना पड़ेगा। आप लोग इस देश को क्या बनाने जा रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अखिलेश जी सुनिए, सड़कें इस देश की सुनिए, आज इस दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर
बाकायदा जो 17 साल पहले आतंकवादी जो बाटला एनकाउंटर में मारे गए थे, जिनके मरने के बाद, जिनका एनकाउंटर के बाद यह कहा गया था कि सोनिया गांधी ने उनके लिए आंसू बहाए, वो रात भर सो नहीं पाई। आज जामिया मिलिया में कम से कम 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स, कम से कम 500 से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वहां निकलकर उन आतंकवादियों की बरसी मनाने के लिए आए थे और उन आतंकवादियों के लिए न्याय मांग रहे थे। इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश में क्या हो सकता है? इससे ज्यादा आजादी आपको इस देश में चाहिए? आज जो है इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा वो भी शहीद हुए थे, आज उनको किसी ने याद नहीं किया, लेकिन जो आतंकवादी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे उन आतंकवादियों के लिए सड़कों पर निकलकर आप छाती पीटते हैं, सियापा करते हैं और कहते हैं सड़कें सुनी है। सड़कें सुनी नहीं है, लेकिन इन सड़कों पर आप रक्त बहाना चाहते हैं, इन सड़कों पर आप जो है दंगा करना चाहते हैं और इसी पर मुझे आपत्ति है। लेकिन आपने जो बाकी बातें कही, प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, दर्द की बात यह है, ये लोग तथ्यात्मक बात नहीं करते। अखिलेश जी ने बोला कि देश के अंदर असमानता बढ़ रही है। ये रही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट इक्वल सोसाइटीज। दुनिया में सबसे समान सोसाइटीज में से एक भारत है, और इसीलिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। आप थोड़ा अपने एसी वाले ऑफिस से बाहर निकल के जनता से पूछेंगे तो आप समझेंगे। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाना चाहता हूं, और ये वीडियो राहुल गांधी की मंशा को एक्सपोज करे। Accept new ideas, we are supposed to be open, but the surprising thing is that open DNA is sort of disappeared. I mean, I say this with sadness that I don't see that level of tolerance that I used to see. यहां पे ओपनली राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र में अमेरिका के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं और कह रहे थे, आपको याद होगा, why is US and UK साइलेंट व्हेन व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन डेमोक्रेसी, और कह रहे हैं यहां पे टॉलरेंस नहीं है। तो अब मुझे बताइए अशोक जी, जो व्यक्ति कहे वो इंडियन स्टेट से लड़ना चाहता है, जो व्यक्ति बाहर के मुल्कों को कहे कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में क्या हो रहा है उसको जाके देखो, जो व्यक्ति के लोग पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं, तो ये सब मंशा अराजक नहीं है तो क्या है? शाहीन बाग में अराजकता का एक मॉडल था जिसके अंदर ये आतंकवादी जो इस वक्त जेल के अंदर बैठे पड़े हैं, जिनको ये एक्टिविस्ट बुलाते हैं, जो मैं इनको आतंक समर्थक मैं बुलाता हूं, उमर खालिद और शर्जील इमाम, क्या चाह रहे थे? ये लोग अराजकता के नाम पे कह रहे थे ना, नॉर्थ ईस्ट का एक अंग जो है चिकन नेक को काट देंगे। क्या राहुल गांधी ने उनके खिलाफ बोला? राहुल गांधी ने कब किसी देश विरोधी के खिलाफ बोला? चलिए भंडारी साहब, जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को आप एफआईआर और बाकी चुनावी प्रक्रिया से दूर रखते हैं, इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ये देश के लोकतंत्र के हित में है। ये कानून पास करके किस चीज को दबाना चाहते हैं? किस चीज को दबाया अखिलेश जी? आप बताइए, किस लिए से क्या देश का भला होगा? कौन सी? आप वीडियोग्राफी नहीं देंगे, इससे कानून मजबूत हो रहा है लोकतंत्र। अखिलेश जी, मैं थोड़ा पढ़ के आओ, ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला गया, ये कमलनाथ केस वाले बात करो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अरे देखिए आपको सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं, हाई कोर्ट में भी विश्वास नहीं, तो हम क्या करें? आम जनता, अरे भैया आम जनता की बात कर रहा हूँ, आप बूथ लिटोरे हो हिस्टोरिकली। अखिलेश जी, अगर आप आज वोट सुनिए ना, एक मिनट, मेरा आज का विषय वोट चोरी नहीं था, मैं इस पर बार बार डिबेट करता रहता हूँ, और अगली बार भी जो है मैं आप ही को समाजवादी पार्टी से बुलाऊंगा। और अगर भारत में वोट चोरी होती तो आप लोग उत्तर प्रदेश में जो है 35-37 सीटें नहीं जीतते, समझे ना। अगर भारत में चुनाव आयोग जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था तो 80 की 80 सीटें बीजेपी को मिलती। जो मेरी बात है उसको पार करने से लोकतंत्र मजबूत होता ही होगा। एक मिनट रुकिए, मेरा आज का विषय आज एसआईआर या वोट चोरी या घुसपैठियों को उस पर नहीं है, आप वो कहेंगे वो घुसपैठियों पे बात करने लगेंगे। मेरा आज का सीधा सा विषय ये है कि भारत की जनता को भड़काने की कोशिश कोई ना करे। पहले तो भारत की जनता उनके चक्रव्यूह में फंसेगी नहीं, क्योंकि भारत के युवा भी नहीं फंसेंगे, युवा बार बार प्रूव कर चुके हैं। यही वो युवा निकल के लंबी लंबी लाइनें लगाकर जो है वोट देता है, तो भड़काने की कोशिश। और दूसरा, पाकिस्तान के प्रति जो प्यार दिखाया जा रहा है ना, और ये क्या, मेरी आपत्ति उस पर है, पाकिस्तान से प्यार और नेपाल के लिए इंतजार, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तहसीन पूनावाला बोलिए।
क्या तहसीन का घर पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में? पहले तहसीन हिंदुस्तान में ही है ना। मेरा घर वहां नहीं जहाँ पे अटल आडवाणी जी का घर था। नहीं, उनका घर तो दिल्ली में ही है। आ जाइए, मैं आपको मिलवा भी देता हूँ। मेरा घर वहां आ जाइए, मैं आपको बनवा देता हूँ। इसलिए शायद आडवाणी जी जाके बड़ा दर्द होता है। बीजेपी का सबसे बड़ा फंडर, वहां मत जाइए। अडवाणी जी मनमोहन सिंह के घर पे मत जाइए, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे एक बात है, अपनी बात करिए। एक पंच तो देना बनता है। आपकी दूरदर्शन की ऑडियंस जान ले कि भाजपा और जनसंघ का सबसे बड़ा फंडर 90s तक जिन्ना के ग्रैंडसन था। अरे यार, ये भी इतना बड़ा झूठ है। जिन्ना के ग्रैंडसन ने क्या? एक सेकंड सुनिए, रेमंड कंपनी किसने बनाई? रेमंड कंपनी किसने बनाई? रेमंड कंपनी किसने बनाई? रेमंड कंपनी किसने बनाई? वाडिया की कंपनी थी। क्या देशद्रोही है? क्या बात कर रहे हैं आप भाई? क्या बात कर रहे हैं? अपने झूठे व्यक्ति कंप्लीटली जो है अपने परिवार से निकाल दिया था जब उसने एक पारसी से शादी करी थी। आप इस देश के पारसियों से इतनी नफरत करते हो कि देश के पारसी को आप देश विरोधी कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए डिबेट को डिरेल करने के लिए। सैम पिट्रोडा पे बोलो, सैम पिट्रोडा पे बोलो, प्लीज 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 सैम पिट्रोडा पे बोलो। देखिए, मुझे लगता है विषय पर आ जाएं कि आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे। जिन्ना की बात करेंगे तो फिर सवाल ये भी उठेगा, पाकिस्तानी किसने बनाया, जिन्ना को किसने बनाया नेता, वो सब में मत जाइए। आज के विषय पर रहेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। और आज का विषय ना, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं तहसीन जी, ये बयान, इसको अकेले एक बयान जैन जी उन्होंने लिख दिया, इस पे नहीं जाना। मैंने आपको प्रमाण के साथ बताया कि राहुल गांधी क्या क्या कोशिशें कर चुके हैं, किस किस तरह से वो उनके कोशिशें हो चुके हैं। ये संयोग नहीं है सर, ये पूरा का पूरा प्रयोग है। ये पूरी की पूरी प्रयोगशाला बनाई जा रहा है भारत को। अशोक जी, दो ही चीज मैं कहना चाहूंगा। दो बात प्रदीप भाई ने उठाई। काश, अखिलेश जी सुन लीजिए, काश आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस उनके नीचे होती, तो जो लोग वहां पे जामिया पे मातम मनाते, पुलिस उनके पिछवाड़े पे डंडा लगाती। लेकिन क्या करे, हो गए भाजपा के लोग कि इसी तरह का पोलराइजेशन करे। दूसरी बात आपने वीडियो देखे नहीं सर, मजा सुनिए सर, तहसीन भाई आपने वीडियो देखी नहीं, मैंने वीडियो देखी है, बहुत मजा आया। उनको पुलिस पकड़ के खींच के ले गई है। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है, उनको तो पुलिस खींच के ले गई है, उनको डंडे बजाए, उसमें बड़ा मजा आया। मुझे तो बड़ा आनंद आया कि जो आतंकवादियों के लिए निकलते हैं, मैं तो कह रहा हूं डंडे नहीं मारने चाहिए, उससे भी ज्यादा। लेकिन मैंने जो उदाहरण दिया इस संदर्भ में दिया कि भारत में इतनी आजादी है कि आप आतंकवादियों के लिए भी निकल जाते हैं और जेल में आजादी नहीं है। कोई आजादी नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता है ये। अच्छा, भाईजान बनके ये भाजपा के कार्यकर्ता ही भाईजान बनते आए होंगे उधर मातम मनाने के लिए। कार्यकर्ता है या ये नहीं भैया लाठी, यार भाजपा के कार्यकर्ता है, वो भी असली लाठी। आप असली लाठी लाते, बताइए भाजपा के कार्यकर्ता है या सोनिया जी के, भाजपा के कार्यकर्ता है या सोनिया जी ने आंसू बहाया था, उससे प्रेरित होकर ये लोग पहुंचे। अब ये तो मैं नहीं कहता कि कौन लोग थे, वो तो अलग सोनिया जी ने। अशोक भाई ये तहसीन पुणेवाला जरा बिजी थे सैम पिट्रोडा और राहुल गांधी के बीच में हॉटलाइन को एक्टिवेट करने के लिए। और ये पाकिस्तान जब कांग्रेस ने इसमें ऑब्जेक्शन दिया, डंडे ये देखो डंडे पीटे गए, विपक्ष ने मीडिया ने मुद्दा उठाया, इनको परमिशन ही नहीं मिलना चाहिए। तहसीन भाई डंडे तो बजे हैं तहसीन भाई, मैं तो बता रहा हूँ ये सब भाजपा के कार्यकर्ता ही थे। सुनिए, मैं एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। सर इधर उधर देखिए, आज मुझे मालूम है तहसीन भाई सैम पित्रोदा के आप विरोध में, उनको बचाना मुश्किल है, लेकिन अकेले सैम पित्रोदा थोड़ी है, कांग्रेस में ऐसे लोगों की संख्या बड़ी लंबी चौड़ी है। बहरहाल मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, फिर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यार, उम्र के साथ मेडिकल बिल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है, पर भाई प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब नहीं, सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को GST फ्री कर दिया है। वाह, मतलब मेरी अगले प्रीमियम पे 5,000 से ज्यादा की GST बचत। Enjoy tax-free health insurance. आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का।
an investor awareness initiative by SEBI. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा, जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% GST देना पड़ता था, अब ये GST फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे GST तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे, 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए DBT के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? का? गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं। हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
चलिए दो टूक आप देख रहे हो, दो टूक हम चर्चा करें नेपाल पाकिस्तान जेन जी वाला क्या है प्लान। क्योंकि देखिए मैं बार बार बता रहा हूं कि अकेले इस ट्वीट को मत देखिए, इसके पीछे जो पूरा बैकग्राउंड है वो देखिए, ट्वीट की टाइमिंग को देखिए और सैम पित्रोदा के आज के बयान की टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रमनीश वत्स बोलिए। सबसे पहली बात है कि देश के युवाओं को आह्वान कर रहे हैं राहुल गांधी जी जैन जी को माध्यम बना करके, लेकिन जैन जी तो परिवारवाद के खिलाफ है, नेहरू जी के खिलाफ, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और खुद राहुल जी। आप ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार जो 70 साल में कम से कम 70 कारनामे जो किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो उसके भी खिलाफ है। फिर बात है कि राहुल जी आप लोहिया जी हैं या जेपी आंदोलन है जो देश की युवा आपके लिए जाग जाएगी, और जिस तरह का आह्वान आप समय समय पर करते आ रहे हैं, आज आपको खास करके DU-CU के चुनाव ने तो अंगूठा दिखा ही दिया। वहाँ पे तो आप देख लीजिए कि किस तरह से ABP को बम्पर जीत मिली, 3 में से 3 मिल गए, 4 में से 3। फिर बात करता हूँ कि महात्मा गांधी जी प्रभु राम के आदर्शों के ऊपर, पद चिन्हों के ऊपर चलते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी के जो खास करके देखा जाए जो गुरु हैं सैम पित्रोदा, वो पाकिस्तान में घर बसाने जा रहे हैं। और उसका हो सकता है कि राहुल गांधी जी यहाँ तो देश के PM बनने से रहे, लेकिन हो सकता है कि इस तरह का रास्ता खोल रहे हैं। शाहिद अफरीदी भी उनको समर्थन कर रहा है और वहाँ का इकोसिस्टम भी वहाँ पे चल रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में PM बनाना चाह रहे हैं सैम पित्रोदा वहाँ पे। फिर दूसरी बात है कि आप को किस तरह के इकोसिस्टम और किस तरह के टूलकिट गेन, खार मार्केट गेन आपके लिए काम कर रहा है, जो कि याकूब मेनन को समर्थन करता है, जो कि आप हाफिज सईद को हाफिज साहब करके संबोधित करते हैं, जो कि आपका जो पूरा सिस्टम है अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे पापी जिंदा है, बाटला हाउस इनकाउंटर के लिए आज बिल्कुल मैं भाई जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने सही कहा कि जिस तरह के चीज़ें एक हुआ था, एक इंस्पेक्टर की शहीद पे आज जो वो करना चाहिए था आपको, और आप बाटला हाउस इनकाउंटर के लिए आप कहीं ना कहीं रोते बिलखते नजर आए थे सोनिया गांधी जी। ये पूरा जो सिस्टम है जैन जी जिसको आप आह्वान करें, ये साफ दिखता है कि आप भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल गांधी। लेकिन देश का इकोसिस्टम आपको 2012 से लेकर के और आज तक जिसके बलबूते आप चलना चाहते हैं नकार चुका है। कैसे? क्योंकि आप देखिए सर, नर्वस 90 के शिकार हो चुके हैं, हो सकता है आने वाले समय में शतक भी बना चुके होंगे, हार का ठिकर ये लगातार ये चल रहा है ना क्रम। ये बिहार देखिए, बस 10 सेकंड और जोड़ना चाहूंगा मैं, सिर्फ 10 सेकंड। नेपाल जो है बिहार से सटा हुआ है। ये पूरा इकोसिस्टम जो आज बन रहा है वो बिहार के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं राहुल गांधी जी। लेकिन एक मैं बिहारी होने के नाते में कहना चाहूंगा, हम आपके इकोसिस्टम में आने वाले नहीं है, और बिहारी जो है आपको सबक सिखा चुका है और आगे आने वाले समय में कीजिए। लेकिन मैं एक चीज जल्दी से देखिए, मैं फिर कह रहा हूं सैम पित्रोदा के बयान को भी सिर्फ अकेले रूप में नहीं देखा ना, शाहिद अफरीदी का बयान अभी हमने कुछ दिन पहले देखा। फिर ये मत भूलिए कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर उन्होंने कहा था कि भैया मोदी को हराने में हमारा साथ दीजिए। पाकिस्तान से आप साथ ले रहे हैं मोदी को हराने के लिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व मंत्री क्या कहते हैं 2024 के चुनाव में? वो कहते हैं पाकिस्तान में सब चाहते हैं मोदी की शिकस्त हो और राहुल गांधी को शुभकामनाएं। तो भाई ये इलू क्या चल रहा है? ये तो इस पे सवाल तो उठेंगे, टाइमिंग पे सवाल उठेंगे। बोलिए। ये शाहिद अफरीदी जैसे भिखारी और फवाद चौधरी जैसे भिखारी ये क्यों बात करते? इनका होगा कोई सेटिंग यहाँ पर? जैसे तो राहुल गांधी बोले ना इनके ऊपर कि मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो? राहुल गांधी कांग्रेस ने ऑफिशियली बोला, बोलते हैं राहुल गांधी नहीं बोलते। कांग्रेस ने ऑफिशियली बोला, पवन खेरा ने बोला, ऑफिशियली बोला। अब क्या हो गया? ये परसों मैच हुआ तो 35 करोड़ तो दे दिया पाकिस्तान को, 35 करोड़ ने 100 रुपया दे दिया होगा, तो शायद अफरीदी ने मुंह खोलकर बोल दिया ये भिखारी देश है। और इन भिखारियों को पैसा कौन देता है? भिखारियों को 35 करोड़ रुपया कौन देता है? मणिशंकर अय्यर को किसने पैसा दिया था कि पाकिस्तान में जाके ये कहना कि भाई मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा ये बीजेपी के सबसे अच्छे प्रवक्ता और सबसे अच्छे कैंपेनर्स है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, जब चुनाव आता है सैम पित्रोदा जरूर बोलता है। आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी के सबसे अच्छे कैंपेनर राहुल गांधी ही हैं, बाकी तो मीटिंग चोरी है। प्रदीप भंडारी, जब चुनाव आता है सैम पित्रोदा इंटरव्यू देता है। बहुत बिल्कुल सिंपल सवाल पूछता हूँ, तहसीन भाई तो कॉम्प्लेक्स बात कर रहे हैं इस वक्त। अगर अशोक जी आपके ट्वीट को मान लीजिए किसी 1% चांस में पाकिस्तान जो है तारीफ करे और पाकिस्तान की ISI एजेंट तारीफ करे, तो आप एक राष्ट्रभक्त आदमी तुरंत जो है उनको 2 लताड़ लगाएंगे।
तो अगर ऐसा बार बार पाकिस्तान राहुल को कोट करता है और राहुल इतने मासूम है, तो क्यों नहीं, काहे नहीं इतना तो मोदी जी के खिलाफ बोलते, पाकिस्तान के खिलाफ काहे नहीं ट्विटर पे कुछ निकला? अगर राष्ट्रभक्त है तो काहे नहीं एक बार चू 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 करके ट्विटर से निकाल गए? ओके अखिलेश जी 30 सेकंड आपके, देखिए ये चू चू चालू है पाकिस्तान के साथ। ओके अरे हम तो घर में घुस के मारते हैं, घर में घुसते 35 करोड़ दिया, लो 35 करोड़ बल्ले और बॉल गेंद से खेलो, 35 करोड़ लो, अगर लो 35 करोड़ रुपए, लो 35 करोड़ रुपए, लो 35 करोड़ रुपए, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट खेलो पैसे लो, क्रिकेट खेलो पैसे लो, कोई नहीं है टक्कर में, इनके मत पड़ो भाजपा के चक्कर में। अखिलेश जी के 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। अखिलेश जी की आवाज अखिलेश जी कहाँ है? 30 सेकंड। नहीं, सच्चाई की आवाज ही निकलती है। मैं ये कह रहा हूँ भंडारी जी, अशोक जी, हाँ बोलिए, अशोक जी बोलिए। भंडारी साहब कह रहे हैं कि ये उतनी बार बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 बार बोला कि युद्ध हमने रुकवाया, आप क्यों नहीं बोले एक बार? आप क्यों नहीं बोले एक बार भी? भाई मैं तो चाहता था कि ये ज्ञान वहां भी काम आ जाता, और आप वहां रोक देते कि नहीं हमने किया है, तो ये ज्ञान दूसरी जगह देंगे, जब आपकी बारी आएगी सब ज्ञान कहाँ जाएगा? रिस्पॉन्ड कर दीजिए जल्दी से। हाँ अखिलेश भाई, थोड़ा सा ना आपने बहुत समय बाद जागे, थोड़ी नींद लेके आए, आपको नहीं पता वहां पे भी सब अच्छा चल रहा है। कल ही बोले कि ग्रेट रिलेशनशिप है, तो घबराइए मत, सुनिए मत, टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, अमेरिका से भी ट्रेड पैक्ट हो जाएगा। चलिए अमेरिका पे भी डिस्कस करेंगे, मौका आने दीजिए, लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना ही चाहिए, और पाकिस्तान को जिसको अपना लगता है पाकिस्तान घर जैसा है भाई, वो पाकिस्तान चला जाए, वहां की नागरिकता ले ले, बेहतर वही है। और जेन जी को जो है भड़काने की कोशिश जो है कोई ना करे। दूसरे चुनाव में अपना फैसला जेन जी ने सुना दिया। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।